हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम सर्किट सॉल्विंग का कुछ और नया मेथड्स सीखेंगे। सिंपल मेथड्स है, कभी कभी बहुत फायदे में आ जाता है, कभी कभी बहुत हमारा टाइम बचा देता है। और आज का जो डिस्कशन है दैट इज ऑन द टॉपिक ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट। सुपरपोजिशन, हमने ये वर्ड पहले भी सुना था, बहुत बार सुना था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टाइम में सुना था कि किसी जगह पर अगर हमको रिजल्टेंट फील्ड निकालना है तो हर इंडिविजुअल फील्ड का सुपर इम्पोज्ड रिजल्ट होता है। तो वैसा ही कुछ आइडिया इसके पीछे मैं बताता हूँ। कहानी ऐसा है कि अगर तुमको दिख रहा है एक सर्किट है, सर्किट में दो बैटरीज है, राइट। 6 वोल्ट एंड 4 वोल्ट दिख रहा है सबको। ओके, 6 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। अभी अगर मुझे इस सर्किट में फाइनल करंट निकालना है तो हम क्या सोच सकते हैं कि वो ऐसा है कि तुम सबसे पहले ये सोचो कि अगर सिर्फ 6 वोल्ट होता तो 2 ओम के थ्रू कितना करंट होता। फिर ये सोचो अगर सिर्फ 4 वोल्ट होता तो 2 ओम के थ्रू कितना करंट होता। ठीक है ना। तो फाइनल करंट क्या होगा, 6 वोल्ट के लिए जितना होगा, 2 वोल्ट के लिए जितना होगा, उनका सुपर इम्पोज रिजल्ट I1 प्लस I2। बट उनको करंट का डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर 6 वोल्ट भी 2 ओम के थ्रू इसी तरफ करंट भेजेगा एंड 4 वोल्ट भी 2 ओम के थ्रू इसी तरफ करंट भेजेगा। लेट अस से दिस इज I1, लेट अस से दिस इज I2। सो 2 ओम के थ्रू जो रिजल्टेंट करंट होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 ओम के थ्रू जो रिजल्टेंट करंट होगा दैट इज I1 प्लस I2। तो इस आइडिया को हम क्या कहते हैं, इस आइडिया को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है ना, बैटरीज का। अभी देखो I1 का वैल्यू अगर हम लिखना चाहे, I1 का वैल्यू कितना होगा इन दिस केस, कम ऑन टेल मी, कितना होगा। 2 ओम है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6। तो I इक्वल टू V बाई आर, 6/2 कितना हो जाएगा, दैट इज 3 एम्पियर इन दिस केस। सिमिलरली अभी अगर हमको I2 निकालना है, I2 मतलब ध्यान से देखो, जब हमने 6 वोल्ट को कंसीडर किया तब हमने 4 वोल्ट को कंसीडर नहीं किया। हमने सिर्फ ये देखा कि अगर सर्किट में 6 वोल्ट कनेक्टेड है उसके कारण कितना करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट हमने ये देखा कि अगर सिर्फ 4 वोल्ट होता है उसके लिए कितना करंट फ्लो करेगा। इन दिस केस हमने I2 मान के रखा है and that will be potential difference by resistance in this case, that is how much, 2 ampere. Is that clear? तो 6 वोल्ट के कारण 2 ओम के थ्रू 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। 4 वोल्ट के कारण 2 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। दैट मींस व्हाट विल बी द रिजल्टेंट करंट थ्रू 2 ओम इन दिस केस, दैट विल बी द सुपरपोज्ड रिजल्ट ऑफ I1 एंड I2। दोनों को एक साथ पकड़ना पड़ेगा। इन दिस केस I1 एंड I2 बोथ ऑफ देम आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो हम लोग ऐड कर देंगे, दैट इज 3 प्लस 2, that is equal to what, 5 ampere। सिंपल है। दिस इज हाउ वी यूज द आइडिया ऑफ सुपरपोजिशन। कुछ होल्ड में आया, मैं क्या बताना चाहता हूँ, जब एक बैटरी के बारे में डिस्कस करोगे तो दूसरे बैटरी को भूल जाओ। वन बाय वन हम दोनों का इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, हम और एक क्वेश्चन देखते हैं तो और फील आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट देखने से पता चलता है कि देयर आर टू बैटरीज इन द सर्किट। 15 वोल्ट वाला बैटरी है, 30 वोल्ट वाला बैटरी है, 6 ओम, 3 ओम, 3 ओम, तीन रेजिस्टेंसेस है। और ये जो AB ब्रांच है, AB वाले ब्रांच में जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू कितना करंट है वो पूछा गया है। ठीक है ना। देखो, इसको तुम नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे टेक्निक्स है, लूप रूल से सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तुमको बताऊंगा इसको, तुम ये जो तुमको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सिखाया था ना, बिकॉज 15 वोल्ट एंड 6 ओम, इस पूरे को एक साथ तुम एक बैटरी इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पर 30 वोल्ट 3 ओम, इस पूरे को एक साथ लेके एक बैटरी जैसे इमेजिन कर सकते हो। और 3 ओम बन जाएगा हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फिर तुम इक्विवेलेंट बैटरी ईएमएफ निकाल के, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के तुम इस 3 ओम के थ्रू करंट निकाल सकते हो। बहुत सारे टेक्निक्स है। तो इसी सर्किट को सॉल्व करने का और एक टेक्निक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम वैल्यूज निकालते हैं तब हम सिंपली ये देखते हैं कि हर एक बैटरी के लिए कंट्रीब्यूशन कितना है। और फाइनली जब हमने सारे बैटरीज के कंट्रीब्यूशन को निकाल लिया, हम सिर्फ सारे रिजल्ट्स को सुपर इम्पोज कर देते, जोड़ देते टू फाइंड आउट दी फाइनल रिजल्ट। और टेक्निक ये है कि जब तुम एक बैटरी के बारे में डिस्कस करोगे, जैसे कि इन दिस केस मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, 15 वोल्ट के बारे में, तब 30 वोल्ट सीन में नहीं है। देखो, इस ब्रांच में मैंने 30 वोल्ट को कंसिडर नहीं किया, और जब मैंने 30 वोल्ट को कंसिडर किया तब मैंने 15 वोल्ट को कंसिडर नहीं किया। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इन दोनों सर्किट्स को ऐड कर दूं तो मुझे फिर से यही सर्किट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कहानी कैसे स्टार्ट होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। इस 3 ओम के थ्रू लेट अस से इस वक्त कितना करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से दिस इज I1, एंड लेट अस से इस सर्किट में इसके थ्रू I2 करंट फ्लो कर रहा है, एंड द रिजल्टेंट करंट इन दिस केस I विल बी इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2। मतलब 3 ओम के थ्रू जो फाइनल करंट फ्लो करेगा दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2। ठीक है ना। अच्छा, तो I1 निकालना बहुत आसान है, निकालते हैं, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालते हैं। आई होप सो तुमको ये दिख गया कि ये वाला 3 ओम जो है और ये वाला जो 3 ओम है, बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल। देखो दोनों का जो
n पॉइंट्स है, दे आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? 3 अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 3/2, और वो जो 3/2 ओम होगा वो इस 6 ओम के साथ क्या होगा? सीरीज में होगा। तो इन 3 का कॉम्बिनेशन है 3/2 प्लस 6, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा? 15/2 ओम। इज दैट क्लियर? इस सर्किट का इतना रेजिस्टेंस है। सो क्या हम अभी ये निकाल सकते हैं इस सर्किट के थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा? वेरी सिंपल, करंट इन दिस केस is net EMF, that is 15 by net resistance, that is 15/2. 15 gets cancelled, 1 minute, 15 gets cancelled, तो आंसर कितना आता है? This is 2 ampere. So you need to understand कि इस सर्किट में बैटरी कितना करंट भेजेगा? फाइनली 2 एम्पियर करंट भेजेगा। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। यहाँ से ये अगर 2 एम्पियर करंट है, यहाँ से अगर 2 एम्पियर करंट जाएगा, इस 6 ओम के थ्रू भी 2 एम्पियर करंट जाएगा, और 2 एम्पियर जब इस जंक्शन में पहुंचेगा, उसको दिख रहा होगा कि मेरे पास जाने के लिए 2 रास्ता है। इस 3 ओम के फ्लो करूंगा और इस 3 ओम के थ्रू भी फ्लो करूंगा। दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? सेम, सो करंट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। 1 एम्पियर इसके थ्रू फ्लो करेगा और 1 एम्पियर इसके थ्रू फ्लो करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 1 एम्पियर आया यहाँ से, ये 1 एम्पियर यहाँ से आया, ये 1 एम्पियर आके यहाँ पर जुड़ता है इसके साथ, तो फाइनली फिर से क्या करंट बनता है? दैट इज 2 एम्पियर, और यही 2 एम्पियर फिर से जाके बैटरी को एंटर भी करता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि फर्स्ट जो I1 का वैल्यू है, I1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? इन दिस केस I1 का वैल्यू हम इन दिस केस 1 एम्पियर लिख सकते हैं। ये हमारा पहला कंक्लूजन है, I1 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है ना? अभी हम नेक्स्ट सर्किट में जाते हैं। दिस इज आवर सेकंड सर्किट। ये हो गया हमारा पहला सर्किट। देखो ये हो गया हमारा सेकंड सर्किट। हम देखेंगे सेकंड सर्किट में I2 का वैल्यू कितना है। तरीका एकदम सेम है। इस केस में क्या है? देखो ये जो 6 ओम है और ये जो 3 ओम है, बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल, बिकॉज दोनों के एंड पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इस कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हम लिख सकते हैं? आर इक्विवेलेंट, चलो मैं आर इक्विवेलेंट नहीं लिखता, कंफ्यूजन हो सकता है। आर इक्विवेलेंट हम इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट लिखेंगे। फिलहाल 6 और 3 के कॉम्बिनेशन का कितना आएगा? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा? 3 3 9, 3 2 6, तो कितना हो जाएगा? दिस इज 2 ओम। बात समझ आ रहा है? तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमको फाइनली क्या मिलेगा? 2 ओम, एंड 2 ओम फाइनली इस 3 ओम के साथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो 3 ओम है इस 3 ओम के साथ क्या होगा? इस 3 ओम के साथ सीरीज में होगा। तो इस सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 ओम प्लस 3 ओम, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू 5 ओम। बात समझ आया? हमको करंट, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया। अभी हमारा बारी है करंट निकालने का। जैसे करंट इन दिस केस इज आई डैश, सो इन दिस केस आई डैश की जगह नेट ईएमएफ कितना होगा? 30 वोल्ट बाय नेट रेजिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज 5, दैट इज इक्वल टू 6 एम्पियर। मतलब इस घर से, इस बैटरी से कितना करंट निकलता है? 6 एम्पियर। इस 3 ओम के थ्रू भी क्या है? 6 एम्पियर। ये 6 एम्पियर यहाँ पर पहुंचता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 6 एम्पियर यहाँ पर पहुंचता है और उसको दिखता है कि भाई यहाँ पर 3 ओम के अलॉन्ग भी मुझे ट्रैवल करना है, 6 ओम के अलॉन्ग भी हमको जाना है। तो आई ये जो 6 एम्पियर है ये अभी क्या करेगा? अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा 3 ओम एंड 6 ओम के अक्रॉस। तो अभी अगर मैं कहता हूँ ये अगर I2 है, लेट अस से दिस इज I2 डैश, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन I2 डैश, तो ये जो 6 एम्पियर है वो I2 एंड I2 डैश में बटेगा। तो किस रेशियो में बटेगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जवाब हमको कौन देता है? इसका जवाब हमको देगा इन दिस केस ये जो फेमस फॉर्मूला V इक्वल टू IR। बिकॉज तुमको समझना है इस फॉर्मूला में अगर मैं 3 ओम एंड 6 ओम को कंसीडर करूं तो 6 ओम एंड 3 ओम बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल, व्हिच मींस V का वैल्यू कितना है? सेम इन बोथ द केसेस। अगर पोटेंशियल सेम है तो मैं ये कह सकता हूं करंट जो होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। दैट मींस करंट इस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंस इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि I2 बाई I2 डैश, ट्राई टू अंडरस्टैंड, I2 बाई I2 डैश, I2 बाई I2 डैश कितना होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। I2 बाई I2 डैश करूंगा तो 6 ओम बाई 3 ओम लिखूंगा, दिस इज 6 ओम बाई 3 ओम। करेक्ट? I2 बाई I2 डैश दैट इज 6 ओम बाई 3 ओम। I2 के साथ 3 है, 3 को हम नीचे लिख दिया। I2 डैश के साथ 6 है, I2 डैश नीचे है तो 6 हमने ऊपर लिख दिया। तो ये रेशियो कितना हो गया? दिस इज 2:1। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमको चाहिए था I2 निकालते, I2 कितना होगा? क्या ट्रिक सिखाया था? ट्रिक ये सिखाया था कि 2 ऊपर हमको क्या करना, नीचे हमको क्या करना है? 2 प्लस 1 ऑफ द टोटल करंट। टोटल करंट कितना आया था जंक्शन में? ध्यान से देखो 6 एम्पियर आया था, तो 6 एम्पियर का वैल्यू हम निकालेंगे। 3 2 जा 6, 2 2 जा कितना हो गया? 4 एम्पियर इन दिस केस। तो हमने ये भी निकाल के रखा कि I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा इन दिस केस? 4 एम्पियर। एंड सो वी आर डन विद दिस प्रॉब्लम बिकॉज हमको फाइनली ये बताना था कि करंट कितना होगा एंड करंट थ्रू द 3 ओम रेजिस्टर इन द AB वाला ब्रांच। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
करंट थ्रू द 3 ओम रेजिस्टर इन द AB वाला ब्रांच फाइनली क्या होगा, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। दोनों का वैल्यूज हमने इंडिविजुअली निकाला। हमने ये देखा कि भाई अगर सिर्फ 15 वोल्ट होगा तब 3 ओम के थ्रू कितना फ्लो करेगा। फिर हमने ये देखा कि अगर 30 वोल्ट होगा तब 3 ओम के थ्रू कितना फ्लो करेगा। हमने इंडिविजुअली निकाला 1 एम्पियर 4 एम्पियर। एंड ध्यान से देखो दोनों केसेस में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम। सो विल डायरेक्टली ऐड देम। अगर करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होता तो माइनस करना पड़ता। यहाँ पर एक ही तरफ है तो हमने लिख दिया 4 प्लस 1 इन दिस केस दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5 एम्पियर। बोलो समझ आया नहीं आया? पक्का? श्योर? ओके, इसको पॉज करो और लिखो। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि कब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कहानी सुनते जाओ। देखो जैसे कि हमारे सामने एक सर्किट है, यहाँ पर एक 2 वोल्ट बैटरी है, यहाँ पर एक 2 वोल्ट बैटरी है। इस वक्त अभी अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का लॉजिक यूज करते तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा वो देखते हैं एक बार, ठीक है। फॉर द टाइमिंग जस्ट फॉरगेट कि तुम्हारे पास, मैंने इसको स्केल से ढक दिया, जस्ट फॉरगेट कि तुम्हारे पास 2 वोल्ट बैटरी है। ये वाला 2 वोल्ट को भूल जाओ, ठीक है। तो इस 2 वोल्ट के लिए कितना करंट आएगा वो देखते हैं। अगर ये 2 वोल्ट है तो ये कितना करंट भेजना चाहेगा इसके थ्रू। जस्ट इमेजिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, राइट। ये अगर 2 वोल्ट है, 2 ओम के अक्रॉस ही तो लगा हुआ है 2 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 वोल्ट। और इसके थ्रू करंट कितना होगा, V बाई आर। V कितना होगा, 2/2, दैट इज 1 एम्पियर। सो पहले बैटरी के लिए कितना करंट का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है। इज दैट क्लियर? अभी हम इस बैटरी को छुपा देते हैं, फॉरगेट अबाउट दिस बैटरी। भूल जाओ कि ये बैटरी एग्जिस्ट करता है। अभी तुम सिर्फ इस बैटरी को देखो। हमने जो सीखा है वही हम फिर से यूज कर रहे हैं। और इस 2 वोल्ट के लिए इसके थ्रू कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, करंट विल बी फ्लोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन। सेम ये अगर 2 वोल्ट है और ये 2 ओम पूरा का पूरा इसी बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ है, तो इस 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट ही होगा। तो करंट कितना होगा, V बाई आर, 2/2, दैट इज 1 एम्पियर, दैट इज 1 एम्पियर। सो हमने जो अब तक जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग हमको ये जवाब मिल रहा है। तो इस सर्किट के थ्रू, इस पर्टिकुलर 2 ओम के थ्रू जो करंट होगा, दैट इज 1 + 1 कितना होना चाहिए, 2 एम्पियर होना चाहिए, राइट। हमने जो अब तक सीखा उसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आना चाहिए, 2 एम्पियर आना चाहिए। और मैं कहूंगा कि ये गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही अप्लाई किया है, लेकिन इस प्रिंसिपल ने इस बार हमको धोखा दे दिया, बिकॉज दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। देखो इट्स ए वेरी वेरी सिंपल लॉजिक। चलो मैं तुमको समझा देता हूँ कि क्यों गलत है, और मैं अब ये भी समझाऊंगा कि कैसे सिचुएशन में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अवॉइड करेंगे। दोनों चीज समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी बस सुनते जाओ। अभी नोडल मेथड याद है ना, जहाँ पर हम अलग अलग जगहों का पोटेंशियल लिखते थे, फिर पोटेंशियल को यूज करके हम करंट निकालते थे। थोड़ा उस तरीके से देखते हैं। लेट अस से कि इस जगह का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। अगर इस टर्मिनल का पोटेंशियल 0 वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 2 वोल्ट है, तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल 2 वोल्ट होना ही पड़ेगा, 0 2। अगर ये 0 है, ध्यान से देखो, ये जो रजिस्टर का जो ये एंड है ये भी 0 वोल्ट का होगा, और ये 2 वोल्ट है तो रजिस्टर का जो ये एंड है ये भी कितना होगा, 2 वोल्ट का ही होगा। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में? मैंने क्या कहा, ये अगर 0 है, ध्यान से देखो, ये भी 0 वोल्ट होगा, और ये 2 है तो ये भी 2 होगा। इन दिस केस ये 2 है तो ये तो 2 ऑलरेडी है ही, ये वाला पॉइंट। समझ आया मैंने क्या कहा? 0 देखो, 0, ये भी पॉइंट 0, ये भी पॉइंट 0। ये अगर 2 है, दूसरा वाला टर्मिनल वो इस रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, तो ये एंड भी 2 वोल्ट होगा, और वो इस टर्मिनल के साथ भी कनेक्टेड है, और ये 2 वोल्ट ही है। तो एक बात बताओ, अभी मैं सिंपली अगर तुमको पूछूं कि तुम्हारे पास ऐसा एक रजिस्टर है, एक एंड का पोटेंशियल 0 वोल्ट है और दूसरे एंड का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो वी ऑलवेज नो दैट करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। करंट इस तरफ फ्लो कर रहा होगा, तो करंट कितना फ्लो करेगा ये बताओ। इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस दिया इन दिस केस 2 ओम, ये भी भूलो मत, रेजिस्टेंस भी हमको चाहिए होगा करंट निकालने के लिए। तो करंट कितना होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, इट इज 2 - 0। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन दिस केस, दैट इज 2। और आंसर कितना आ जाता है, आंसर इन दिस केस कितना आ जाता है, दैट इज 1 एम्पियर, राइट। 2/2 दैट इज 1 एम्पियर। एंड करंट I इन दिस केस 1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इसमें तो कोई गलती नहीं है, हम सबको पता है दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट I का वैल्यू कितना होगा, V/R, 2/2 दैट इज 1 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इज द गलत आंसर। तो यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको सपोर्ट नहीं करेगा। तो तुम्हारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, सर हमको कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि कब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई ना करें और कब हम कर सकते, कब हम ना करें वो बता के रख रहा हूं तुमको। हमेशा याद रखना कि बैटरी जिस ब्रांच में, ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं,
बैटरी जिस ब्रांच में, दिस इज द ब्रांच कंटेनिंग द बैटरी, राइट। सिमिलरली ये भी वही ब्रांच है जो कि हमारे बैटरी को कंटेन कर रहा है। तो जिस ब्रांच में बैटरी है उस ब्रांच में एक रजिस्टर होना जरूरी है। A register has to be present in the branch containing the battery, तब जाके तुम इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख कर रखा, ब्रांच कंटेनिंग बैटरी शुड हैव एटलीस्ट वन रेजिस्टेंस इन दैट ब्रांच। देखो ये जो बैटरी जिस ब्रांच में है, पूरे ब्रांच में एक रजिस्टर भी नहीं है। ये जो बैटरी है इस पूरे ब्रांच में एक भी रजिस्टर नहीं है। तो हमेशा याद रखना है, ऐसे सिनेरियो में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अवॉइड करेंगे। हम बेसिकली ये गलत हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तुमको और भी दिखाता हूँ कि क्यों गलत है, वो समझाता हूँ और भी अच्छे से। आई होप से तुमको ये समझ में आ गया। ये लॉजिक अच्छे से याद रखना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बेसिकली क्या होता है, मैं इस सर्किट को और एक बार बनाता हूँ तो और फील आएगा। देखो ये हमारे पास 2 ओम वाला रजिस्टर है और यहाँ पर हमने 2 वोल्ट वाला बैटरी लगा के रखा है, राइट। दिस इज 2 वोल्ट। और मैंने क्या कहा था कि जब हम एक बैटरी के बारे में डिस्कस करेंगे तो दूसरे बैटरी के बारे में भूल जाओ, तो हम उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे डायरेक्ट। हमने कंडक्टिंग वायर बनाया, इसमें बैटरी बनाया नहीं, राइट। यही तो करते हैं हम लोग, हर बार तो यही करते आए हैं कि जिस बैटरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसको रखेंगे और जो दूसरा बैटरी है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, सीधा उसको शॉर्ट सर्किट करके सीधा लाइन से रिप्लेस कर देंगे, मतलब वो बैटरी नहीं होता है उस सर्किट में। वैसे सिनेरियो में हम एनालाइज करते हैं। तो उसी लॉजिक को अगर मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करूँ, ध्यान से देखो, उसी लॉजिक को अगर मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करूँ तो ये जो रजिस्टर है ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तुम एक्चुअली कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज देखो ये एंड पॉइंट एंड ये एंड पॉइंट दे आर बेसिकली कनेक्टेड विद ईच अदर। इसका नाम ए दे दूं तो इस पॉइंट का नाम भी क्या होगा, ए ही तो होगा, बिकॉज ये पॉइंट जो है वो डायरेक्टली इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। ये ए है तो ये भी ए है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर ऑफ 2 ओम? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर ऑफ 2 ओम इन दिस केस इज इक्वल टू 0। तुम इस तरीके से भी सोच सकते हो कि इस बार अगर हम दूसरे बैटरी को शॉर्ट सर्किट करते हैं, शॉर्ट सर्किट समझ में आता है। देखो कंफ्यूज मत होना नाम सुन के, सिर्फ 2 वोल्ट बैटरी को हटा देना और एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देना। 2 वोल्ट को हटा के 2 वोल्ट के जो 2 टर्मिनल्स हैं, इन दोनों टर्मिनल्स को हटा के यहाँ के बीच में एक कंडक्टिंग वायर जोड़ देना है। देखो ये कंडक्टिंग वायर है। ऐसे सिनेरियो में तुम इस प्रॉब्लम को कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज तुमने जब इसको रिप्लेस किया ये शॉर्ट सर्किट हो गया, 2 ओम रेजिस्टर भी शॉर्ट सर्किट हो गया और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो करंट नहीं आएगा कुछ भी। एक्चुअली ये प्रोसेस ही गलत है। जैसे कि हमने ये यहाँ पर एक बैटरी को कंसिडर किया, दूसरे को कंसिडर नहीं किया, ये कर ही नहीं सकते हम इस केस में। बात समझ में आ रहा है? ये जो हमने 1 एम्पियर निकाला था, चलो ये जो हमने 1 एम्पियर निकाला था इस केस में, दैट इज द करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम। या सीधा सीधा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होकर हमेशा ये समझ के रखना कि अगर तुमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो एक बार ये चेक कर लो कि जिस ब्रांच में बैटरी है उस ब्रांच में एक रजिस्टर भी होना पड़ेगा। वो रजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। एक रजिस्टर जिस ब्रांच में बैटरी वहां पर होना पड़ेगा, तब जाके तुम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स द एंटायर डिस्कशन ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैंने सारा पॉइंट्स बता दिया, कब हम यूज कर सकते, कब हम यूज नहीं कर सकते। ये सारे सर्किट्स को खुद अपने हाथों से एक बार लिखना, सॉल्व करना, तब जाके तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो नोडल मेथड है। दिस इज नथिंग न्यू फॉर अस, बिकॉज नोडल मेथड हमने ऑलरेडी कैपेसिटर्स के सेक्शन में डिस्कस किया था, जहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर जगह के पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं और अलग अलग जगह जाते हैं और अलग अलग जगहों के पोटेंशियल्स निकालते हैं और वहाँ पर पोटेंशियल्स पुट करते हैं, उसके बाद आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कोई नहीं, मैं दिखा रहा हूँ उसको कैसे करते हैं, नया कुछ नहीं है, बट देख के रखना बहुत ज़रूरी है। तो 3 प्रॉब्लम्स हैं, तीनों को करेंगे 1 by 1। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर जगह के पोटेंशियल को 0 मान लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे डी वाले जगह के पोटेंशियल को मैंने 0 मान लिया। अगर डी वाले जगह के पोटेंशियल को 0 माना, देखो यहाँ से डायरेक्ट एक कंडक्टिंग वायर निकलता है, तो इस जगह का पोटेंशियल भी क्या होगा, 0, तो इसको हमने 0 मान लिया। ठीक है, ये भी 0 है, 0 ही होगा। अगर ये 0 है तो इस टर्मिनल के पोटेंशियल को भी हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर ये 0 है और अगर हम इस बैटरी को क्रॉस ओवर करते हुए मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पोटेंशियल विल राइज एंड फाइनली ये जो टर्मिनल है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, +10, बिकॉज 0 था, 0 से +10 का इंक्रीमेंट है, तो 0 + 10 10 हो जाएगा, ये 10, तो ये भी 10 हो जाएगा, 10 वोल्ट। इज दैट क्लियर? कुछ छूटा? यस, छूटा हुआ है। ये अगर 0 वोल्ट है तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको भी मैं 0 कह सकता हूं। इज दैट क्लियर?
तो ये 0 वोल्ट है, तो ये कितना होगा भाई साहब, दिस इज 20 वोल्ट, बिकॉज 0 टू प्लस 20 वोल्ट हो जाएगा। तो ये भी 20 वोल्ट होगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बिकॉज हमने हर एक रजिस्टर के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। इसमें तो कुछ मेहनत है ही नहीं, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर ये 20 अगर 0 है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। और अगर मैं ये देखूँ 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट है, तो इसके थ्रू करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। इस वाले करंट का नाम हमने I1 दे दिया, इस वाले करंट का नाम हमने I2 दे दिया, ठीक है ना। तो I1 I2 निकाल लेते हैं, I1 I2 कितना होगा, चलो देखते हैं। I1 का वैल्यू कितना होगा, दैट इज नेट पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस 20 माइनस 0, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 5। इन दिस केस कितना आ जाएगा, दिस इज 4 एम्पेयर। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस रास्ते कितना करंट फ्लो कर रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ I1 को, मिटाने से फिर कंफ्यूजन आ सकता है। चलो ठीक है, I1 इज 4 एम्पेयर। I2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, I2 इन दिस केस इज इक्वल टू 10 minus 0 by 2 ohms, that is 10 minus 0 is 10 divided by 2. In this case this is also equal to what, 5 ampere. इस रास्ते भी 5 एम्पियर जा रहा है, इस रास्ते भी 5 एम्पियर जा रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, वायर बीडी में कितना करंट है वो पूछा है, ठीक है, वो देखते हैं। इसमें फिर से हमको जंक्शन रूल का आइडिया यूज करना पड़ेगा। लोड नहीं, इट्स वेरी सिंपल। देखो I1 में मुझे वैल्यू लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमको समझ नहीं आएगा। I1 के वैल्यू हमने कितना लिख के रखा, 5 एम्पियर, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, सो दैट यू कैन राइट। चलो इसको मिटा दिया। लेट अस से इस रास्ते कितना करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखो, ये 5 एम्पियर है, ठीक है ना। इस रास्ते यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये भी 5 एम्पियर है। सॉरी 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 सॉरी, I1 का वैल्यू 4 एम्पियर है, आई एम वेरी सॉरी, मैंने 5 लिख के रखा, 5 नहीं है, ये 4 एम्पियर है। I1 का वैल्यू 4 एम्पियर है, तो यहाँ पर 4 एम्पियर आता है, ये वाला भी 4 एम्पियर ही है। तो यहाँ पर जंक्शन में इस तरफ से कितना करंट अप्रोच कर रहा है, 4 एम्पियर करंट अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। I2 का वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर। ध्यान से देखो, I2 का वैल्यू 5 एम्पियर, मतलब यहाँ पर 5 एम्पियर है। इस ब्रांच में अगर 5 एम्पियर है तो यहाँ पर भी 5 एम्पियर होना पड़ेगा, रास्ता तो एक ही है, ठीक है ना। ये भी 5 एम्पियर है। अच्छा, तो ध्यान से देखो, जंक्शन में यहाँ पर पहुंचा 4, इस तरफ 5 एम्पियर आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो इस लॉजिक से हम क्या कह सकते हैं कि इस रास्ते से कितना आ रहा होगा, यहाँ से 4 आया, तो यहाँ से 1 एम्पियर आना ही पड़ेगा, तब ना 5 एम्पियर बनेगा यहाँ पर। तो हमने ये समझ लिया कि इस रास्ते कितना करंट आ रहा होगा, इस रास्ते 1 एम्पियर करंट आ रहा होगा, तब जाके यहाँ से 4 एम्पियर आता है, यहाँ से 1 एम्पियर आता है। 4 एंड 1 एक दूसरे के साथ मिलके यहाँ पर कितना करंट बनता है, दैट इज 5 एम्पियर ऑफ करंट बनता है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज हाउ यू सॉल्व ए प्रॉब्लम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ नोडल मेथड। नेक्स्ट वाला देखते हैं, चलो बहुत सिंपल। यहाँ पर बीडी वायर में करंट पूछा है, कोई नहीं, एक 1 बाय 1 करते हैं। लेट अस से बी पॉइंट के पोटेंशियल को हमने 0 मान लिया। अभी तुम मुझे पूछ सकते हो, सर आपको कैसे पता कि कौन सी जगह के पोटेंशियल को 0 मानना है। ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, तुम्हारा चॉइस है कौन से पर्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल को तुम 0 मानोगे। देखो मैंने इसलिए माना बिकॉज यहाँ पर दो बैटरीज कनेक्टेड है इसके साथ, तो मुझे थोड़ा मन किया कि नहीं इसको 0 मानता हूँ, तो डायरेक्टली मुझे इन दो ए और डी पॉइंट्स का पोटेंशियल पता चल जाएगा। दैट इज द ओनली लॉजिक। किसी और जगह का पोटेंशियल को भी 0 मानने से काम चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग दैट। इज दैट क्लियर? तो अगर ये 0 वोल्ट है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। अभी तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। दिस इज 0 प्लस 10, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, दिस इज 10 वोल्ट। अगर ये 10 है, ध्यान से देखो, प्लस 20 का इंक्रीमेंट आएगा 10, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल जो है वो उसका पोटेंशियल 10 है, प्लस 20 का इंक्रीमेंट आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कम ऑन, दिस इज 30 वोल्ट। इज दैट क्लियर? पक्का समझ आया? ओके फाइन, वी आर डन। हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस मुझे पता चल गया। सो कैन यू से कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट होगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस 30 बाय 5 कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर ऑफ करंट। इज दैट क्लियर? अच्छा, इन दिस केस ध्यान से देखो, यहाँ पर और एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखो, यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, मतलब व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, दैट इज इक्वल टू 0। तो इस रास्ते करंट कितना होगा, इस रास्ते करंट फ्लो करेगा ही नहीं, बिकॉज इस रजिस्टर के थ्रू कोई रजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ से 6 एम्पियर आएगा, इस रास्ते तो जाएगा ही नहीं, तो सारा 6 एम्पियर इस पर्टिकुलर ब्रांच के थ्रू निकल के फिर यहाँ पर रिटर्न चला जाएगा। Is that clear? This is how the current will flow in this circuit. In this particular case, current through the section BT will be equal to what? 6 ampere, and this is the answer in this case. कुछ आ रहा समझ में? देखो ये दोनों प्रॉब्लम्स तो बहुत आसान था। आसान इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हमने जब पोटेंशियल्स मार्क किया, जब हमने एक रेफरेंस पोटेंशियल 0 माना, फिर हमने अलग अलग हम जगह गए, फिर उन जगहों की पोटेंशियल्स को मार्क किया, तो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस हमको पोटेंशियल पता चल गया, कोई भी अननोन वेरिएबल हमको मिला नहीं। आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है।
इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इस केस में हमको क्या मिला है। ये वाला जो चीज़ है ये कॉपी करके रखना है यार, ठीक है ना, छोटा कर देता हूँ, इसको पॉज करो, पॉज करके कॉपी करो, ठीक है ना, खुद से करना। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, सेम लॉजिक, सेम तरीका। मुझे बहुत मन कर रहा है इस जगह के पोटेंशियल को जीरो मानने का, तो चलो मैं इस जगह के पोटेंशियल को जीरो मानता हूँ। ऐसे दिस इज जीरो इन दिस केस, अगर ये जीरो होगा दिस इज +20, दिस इज +20, ये अगर जीरो है ध्यान से देखो, +2 माइनस, भाई देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल 0 वोल्ट हो गया और हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। तो मैंने क्या सिखाया था, पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप करेगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल का अगर 0 है, इस नेगेटिव टर्मिनल तक जाएंगे तो -10 वोल्ट का चेंज आएगा। तो इस एंड का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इस एंड का पोटेंशियल होगा -10 वोल्ट। इज दैट क्लियर, ये -10 वोल्ट हो गया, ये भी 0 है। तो यहाँ पर 0 से मुझे इस रेजिस्टर को क्रॉस करके ये तक पहुंचना है, दैट मीन्स एक पॉइंट हम पोटेंशियल लिख नहीं पाएंगे बिकॉज इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है हमको पता नहीं है। इस -10 वोल्ट तो लिख दिया, लेकिन इस रेजिस्टर को क्रॉस करके बी पॉइंट का क्या पोटेंशियल होगा वो भी पता नहीं पाएंगे, बिकॉज 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी पता नहीं है। 20 लिखा तो है लेकिन बी पॉइंट का फिर सब लिख नहीं पाएंगे। तो एक काम करते हैं, एज बिकॉज हम बी पॉइंट का पोटेंशियल लिख नहीं पा रहे तो मान लेते हैं, लेट अस से इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, x, चलेगा। ओके, इफ दिस इज x, ये चीज पहले भी किया, इफ दिस इज x, दैट मीन्स ये जो नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है इसका भी पोटेंशियल x होगा, और इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक आऊंगा तो +10 का इंक्रीमेंट आएगा, तो x +10 हो जाएगा। ये जो टर्मिनल दिख रहा है तुमको, इसका पोटेंशियल हो जाएगा x +10, ठीक है ना। ये पूरा जगह का क्या हो जाएगा, x +10। इस टर्मिनल का भी हम क्या लिख सकते हैं, टर्मिनल नहीं, इस पर्टिकुलर पॉइंट का भी पोटेंशियल हम क्या लिख सकते हैं, x +10। इज दैट क्लियर। अभी हम कैसे करें, बिकॉज एक वेरिएबल आ चुका है। तो मैंने तुमको जंक्शन रूल में ये बताया था, देखो हम कभी कभी ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि हम एक जंक्शन चूज करेंगे और ये मानेंगे कि चलो यहाँ से कितना करंट आ रहा है, I1, ये मानेंगे कि यहाँ से कितना करंट आ रहा है, चलो दिस इज I2, और ये मानेंगे कि यहाँ पर कितना करंट आ रहा है, I3। और मैंने ये प्रूव करके दिखाया था कि हम लिख सकते हैं इन दिस केस कि I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू 0। हम ये लिख सकते हैं। कमान, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इज दैट क्लियर। अच्छा, क्या मैं अभी I1 का वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1 इन दिस केस, लेट्स सी। एक काम करते हैं, यही लिखता हूँ। ओके, कैन आई राइट द वैल्यू ऑफ I1 इन दिस केस, I1, ध्यान से देखो करंट अगर इस तरफ फ्लो कर रहा है, करंट 20 से x की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब 20 शुड बी एट हायर पोटेंशियल, दैट इज 20 माइनस x डिवाइडेड बाय इस रेजिस्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। तो ये हो गया I1। अभी अगर हमको I2 लिखना है, ध्यान से देखो, दिस इज I2, मैं इस रेजिस्टर के थ्रू, रेजिस्टर के हेल्प से ये लिखूंगा कि इस करंट कितना, करंट का वैल्यू कितना होगा। देखो करंट इज इन दिस केस इज फ्लोइंग फ्रॉम -10 वोल्ट टुवर्ड्स x वोल्ट, दिख रहा है, -10 volt towards x volt, that means -10 will be at higher potential because current always flows from a region of higher potential to a region of lower potential, so -10 will be at higher potential, x will be at lower potential। so ये फॉर्मेट हमेशा फॉलो करना, higher minus lower divided by resistance, हम क्या लिख सकते हैं in this case, that is 2 ohm, ठीक है। सिमिलरली अभी अगर हमको I3 लिखना है तो हम I3 कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, I3 ये है, थोड़ा सा तुमको दिखाता हूँ, I3 तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, I3, तो इस रेजिस्टर के थ्रू भी कितना करंट फ्लो कर रहा है, I3 ही फ्लो कर रहा है। डू यू एग्री विद दिस। तो इस रेजिस्टर के हेल्प से हम ये निकालेंगे कि I3 का वैल्यू कितना है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये बताओ। पहले तो ये देखो कि करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इन दिस केस फ्रॉम 0 वोल्ट टू x + 10 वोल्ट, दिख रहा है, फ्रॉम 0 वोल्ट टू x + 10 वोल्ट, दैट मींस 0 को हम बड़ा मानेंगे, x + 10 को छोटा मानेंगे। सर आपको कैसे पता x + 10 छोटा, अरे नहीं पता यार, मैंने जो डायरेक्शन चूज किया करंट का, I3 का जो डायरेक्शन चूज किया, उसके बेसिस पे मैं अपना एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। बिकॉज अगर मैंने करंट के डायरेक्शन को इस तरफ माना है, D to A माना है, तो D वाले पॉइंट का पोटेंशियल A वाले पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा ही होना पड़ेगा। सो इन दिस केस 0 - x + 10 लिखेंगे, 0 - x + 10। कौन बड़ा कौन छोटा फाइनली वो आंसर बता देगा, तो लोड लेने का नहीं। तो हमने ऐसा लिख दिया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 2 ओम। इसके बाद सिंपली हमको क्या लिखना है, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 किसी नोड में, नोड मतलब या किसी जंक्शन में जब सारे करंट्स आते हैं, सारे करंट्स का टोटल समेशन क्या होता है, 0।
ठीक है। सो I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इनफैक्ट मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ, इसको हटा देता हूँ, डायरेक्ट माइनस लिखता हूँ, माइनस लिखते हैं यहाँ पर ऊपर क्या होगा, दैट इज एक्स प्लस 10 हो गया, डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 2, एंड इन दिस केस फिर से माइनस आ जाएगा, दैट इज एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? उसके बाद आगे मैं नहीं करूंगा, तुम लोग करोगे। इस पर्टिकुलर रिलेशन से हम आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x कितना होगा, यहाँ से आराम से निकल जाएगा, x निकल गया, तुम आराम से कह सकते हो कि इस रास्ते कितना बेसिकली करंट फ्लो करेगा, बेसिकली I2 करंट फ्लो करेगा, x निकल गया तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर देना और I2 पता चल जाएगा। सो I2 इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर BD, और इस तरीके से हम ये आराम से निकाल सकते हैं कि BD के थ्रू कितना, सॉरी BD तो यहाँ पर, हाँ B एंड D, यस, BD के थ्रू कितना करंट फ्लो कर सकता है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आया? सो इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस करूंगा, और तुमको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इस प्रॉब्लम को, देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो हमारे सामने क्या है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर 5.120 फाइंड द करंट थ्रू द ब्रांच BD के थ्रू करंट पूछा गया है। तो इस वीडियो में जो तुम लोगों को मैंने मेथड सिखाया था, क्या सिखाया था मेथड, कि यू कैन यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक तो वो तरीका है ही करने का, फटाफट उस तरीके से मैं तुमको एक बार करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तुम कैसा सर्किट इमेजिन करोगे, यहाँ पर हो गया 6 ओम, 15 वोल्ट, इस 15 वोल्ट के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। और ये हो गया हमारे पास जैसे 3 ओम, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दिस इज 3 ओम, और हमने दूसरे वाले बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया, वो है ही नहीं इस पर्टिकुलर पिक्चर में, दिस इज 15 वोल्ट दिख रहा है ना, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3 ओम, करेक्ट। और वो रूल देखो मैंने जो तुमको बताया था, ये 15 वोल्ट जिस ब्रांच में उसमें एक रजिस्टर है, और ये 30 वोल्ट जिस ब्रांच में है उस ब्रांच में भी एक रजिस्टर है। सो वी कैन, यस, वी कैन यूज आइडिया ऑफ सुपरपोजिशन इन दिस केस। सो इस 3 ओम के थ्रू करंट चाहिए, तो एक काम करते हैं, जरा से यहाँ पर देखते कितना करंट निकलता है। 3 ओम, बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, दिस इज 3/2 ओम व्हिच इज इन सीरीज विद दिस 6 ओम। सो इन दिस केस आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, मुझे लगता है यही क्वेश्चन हमने किया था, 3/2 plus 6, 2 6 are 12, 12 plus 3 15, 15/2 ohm, and in this case इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है, इस I का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेट EMF दैट इज 15 by net resistance हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15/2, 15 gets cancelled, this is what, this is 2 ampere in this case। तो यहाँ से 2 एम्पेयर करंट निकलेगा, यहाँ पर 2 एम्पेयर पहुंचेगा, एज बिकॉज दोनों रेजिस्टेंसेस का वैल्यू सेम है। यहाँ पर कितना होगा, 1 एम्पेयर, इसके थ्रू भी कितना होगा, 1 एम्पेयर होगा। इज दैट क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम इस 30 वोल्ट के लिए देखना चाहते हैं तो सीन क्या होगा। सर्किट को बनाते हैं, दिस इज 6 ओम वाला रेजिस्टेंस, राइट, और ये जो 15 वोल्ट है उसको हमने गायब कर दिया, हमको 15 वोल्ट चाहिए नहीं। तो आगे बढ़ते ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास और एक रजिस्टर है, भूलो मत ये कौन सा रजिस्टर है, दिस इज 3 ओम। यहाँ पर और एक रजिस्टर है, दिस इज ऑल्सो 3 ओम, और यहाँ पर हमारे पास बैटरी है, दैट इज 30 वोल्ट। यार एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है जो मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, कोई नहीं, और एक बार देख लेते हैं। दिस इज 30 वोल्ट, इन दिस केस इसके थ्रू कितना करंट होगा वो देख लेते हैं। इसके थ्रू करंट निकालने के पहले मैं आर इक्विवेलेंट देख लेता हूँ। ये 6 and 3 बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल, अभी मैं जल्दी जल्दी करूंगा, और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा कितना आएगा, 2 ओम, 2 और 3 ओम जो होगा वो सीरीज में होगा, और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, 5 ओम इन दिस केस। तो करंट का वैल्यू कितना होगा, नेट EMF बाई नेट रेजिस्टेंस दैट इज 6 एम्पियर। तो यहाँ से कितना करंट निकला, 6 एम्पियर निकला, इसके थ्रू कितना करंट पहुंचा, 6 एम्पियर, एंड लेट अस से इसके थ्रू कितना फ्लो कर रहा है, लेट अस से I1 मानता हूँ, एक मिनट, इसको I2 मानता हूँ, इसको I1 मानता हूँ, and that's because both of them are in parallel, current will be distributed in the what to say, V equal to IR है, V same है, तो current will be distributed in the inverse ratio of resistances। so हम लिख सकते हैं यहाँ पर I1 by I2 that is in this case is equal to, हम क्या लिख सकते हैं, that is 6/3 that is 2। so I1 का वैल्यू कितना होगा, that is 2/3 of the total current, that is in this case 4 एम्पियर। इन दिस केस इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर, यहाँ से हमने कितना निकाला, 5 एम्पियर। तो मैं फाइनली कह सकता हूँ कि करंट थ्रू द 3 ओम वाला रेजिस्टर, ये वाला जो रेजिस्टर है, इसके थ्रू कितना होगा, 4 + 1 दैट इज इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 5 एम्पियर।
बोलो समझ आया नहीं यार? ये तो एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका दिखाता हूँ, और एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और वो ये है कि ध्यान से देखो, ये बैटरी और 6 ओम को मैं एक रियल बैटरी मान सकता हूँ, रियल बैटरी। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सब कहानी। इज दैट क्लियर? समझ में आया? सिमिलरली ये 3 ओम और 30 वोल्ट को भी मैं एक बैटरी मान सकता हूँ, कि जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में डिस्कस किया था, कि हम दो ईएमएफ अगर है उसको हम सिंप्लीफाई करके ई इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ई इक्विवेलेंट मतलब ईएमएफ इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसी मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को। इट्स वेरी सिंपल। मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, इसका नाम दे दिया ई, इसका नाम दे दिया एफ। तो मैं ई ए को पहले सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ। लेट अस ड्रॉ ई ए। ई से निकलता है, ई से निकलने के बाद एक नेगेटिव पॉजिटिव 15 वोल्ट का बैटरी है। इसके साथ मैं 6 ओम बना सकता हूँ, 6 ओम जो कि जाके खत्म होता है बी वाले पॉइंट पे, जैसे 6 ओम। इज दैट क्लियर? ई और डी वाला पॉइंट सेम है, चलो ठीक है। ई एंड डी वाला, अच्छा डी बाद में लिखूंगा। ई और एफ वाला पॉइंट सेम है, तो हमने एफ बना दिया। एफ से फिर नेगेटिव पॉजिटिव कितना आ रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव फिर से 30 वोल्ट आ रहा है। इज दैट क्लियर? और इसके साथ हम 3 ओम लिख सकते हैं। इसके साथ हमने फिर से 3 ओम लिख दिया, और 3 ओम जाके कहाँ पर खत्म होता है? फिर से बी पे खत्म होता है, तो ये पॉइंट भी बी है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो हमने इस बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में है ही कनेक्टेड। एंड डी और बी के बीच देयर इज अ रेजिस्टेंस 3 ओम। ठीक है ना? एफ डी ई देयर इज द सेम पॉइंट, दिस इज एफ, ये पॉइंट डी भी है, ठीक है ना? ये पॉइंट ई भी है, बिकॉज एफ डी ई दे आर बेसिकली कनेक्टेड, सो दे विल हैव द सेम पोटेंशियल। और बी और डी के बीच और एक रेजिस्टर है, ध्यान से देखो, बी और डी के बीच और एक रेजिस्टर है, वो क्या है? 3 ओम। और मुझे यही निकालना है कि इस 3 ओम के थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा। थोड़ा जल्दी बता रहा, आई होप सो तुमको ये समझ में आ रहा है। तो हम इसमें क्या करना चाहते हैं? हम इस पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। एक सिंगल बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव और एक सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहेंगे, और उसकी जगह ये जो 3 ओम दिख रहा है जिसके थ्रू हमको करंट निकालना है, ये वाला 3 ओम। एक मिनट, ये हमारे सर्किट के लिए कैसे बिहेव करेगा? ये हमारे सर्किट के लिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा। दिस इज ई इक्विवेलेंट एंड दिस इज आर इफेक्टिव। ठीक है, देखते आता ही नहीं आता। फिलहाल यहाँ तक मैंने लिखा है, उसको कॉपी करो, पॉज करो, कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखते क्या आएगा। ठीक है, इन दिस केस अभी अगर हम ई इक्विवेलेंट निकालना चाहे, वो फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ ई आई बाई आर आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1 बाई आर आई। याद है ना ये सब चीज़ें? समेशन ऑफ ई आई बाई आर आई क्या होगा? लेट अस से इस पोलैरिटी को हम पॉजिटिव मानेंगे, तो दूसरा वाला भी यही पोलैरिटी है, लोड नहीं है, तो हम 15/6 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 30/3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1/6, कम ऑन, प्लस 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है ना? 1/6 प्लस 1/3, देखते अभी क्या आएगा। दिस इज 3 5 15, दिस इज 3 2 6, दिस इज 3 10 30। आई होप सो हमारा कैलकुलेशन ठीक रहे। सो दिस इज 2 10 20, 25/2, ऊपर बचेगा 25/2, और नीचे क्या होगा देखते हैं। दिस इज नीचे आई थिंक सो 60 से 18, 3 6, ओके, दिस इज बेसिकली 2 बचेगा यहाँ पे। इज दैट क्लियर? 2 बचेगा ना? ओके, सो यहाँ पर फाइनली कितना आएगा? दिस इज 25/4 volts. This is the EMF that we are talking about. R effective क्या होगा? ध्यान से देखते हैं। R effective तो यही है, मतलब ये नहीं है। R effective होगा 1/R effective in this case is equal to 1/6 plus 1/3, है ना? And that is in this case is equal to, हम क्या लिख सकते हैं? This is 18, 3 plus 6, this is 1/2। R effective के जगह हम क्या लिख सकते हैं? In this case that is 2 ohm। ठीक है ना? यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा गलती कर दिया है, 2 नहीं होगा, ये 1/2 होगा। ठीक है ना? इसको ठीक कर लेते हैं। दिस इज 1/2, दिस इज 2 विल गेट्स कैंसिल, और ये अच्छा सा वैल्यू होगा। दिस इज 25 वोल्ट। ठीक है ना? रुको एक मिनट, रुको, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। या दिस इज 25 वोल्ट, आर इफेक्टिव 2 ओम है, दैट मीन्स दिस इज 25 वोल्ट, आर इफेक्टिव इन दिस केस 2 ओम है। एंड अभी हम देखेंगे कि इसके थ्रू करंट कितना होगा। ठीक है, करंट कितना होगा देखते हैं। इन दिस केस करंट इन दिस केस आई इज इक्वल टू नेट ईएमएफ इन दिस केस कितना मान सकते हैं हम लोग? 25 वोल्ट बाय नेट रेजिस्टेंस क्या मान सकते हैं? 3 + 2 दैट इज
5 ओम कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, मतलब बैटरी से कितना करंट निकला भाई साहब, बैटरी से 5 एम्पियर निकला। इसके थ्रू भी कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू 5 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है। सो करंट थ्रू दी 3 ओम रेजिस्टर इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट 5 एम्पियर। और याद करो हमको यही आंसर मिला था, एक मिनट, हाँ हमको यही आंसर मिला था जब हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज़ किया था। अगर तुमको अगर याद है मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो मिला था ना 5 एम्पियर, देखो यहाँ पर दिस इज 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर देखो, ये भी 5 एम्पियर देखो। तो मैं तुमको यही सिखा रहा था कि देखो एक ही सर्किट को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। एक तो तरीका मैं तुमको बताऊंगा, करूंगा नहीं, एक तो डायरेक्ट किरचॉफ्स लूप रूल यूज़ कर सकते हो, नोडल मेथड यूज़ कर सकते हो, वो भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। नोडल मेथड मतलब लेट अस से इस जगह के पोटेंशियल को हमने जीरो मान लिया, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 15, ये अगर जीरो है तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, और ये कितना हो जाएगा 30, ये अननोन है, ये एक्स मान लेना। फिर जो टेक्निक सिखाया था, यहाँ से जो करंट आएगा, यहाँ से जो करंट आएगा और यहाँ से जो करंट आएगा, तीनों का समेशन क्या हो जाएगा, जीरो। जो थोड़ी देर पहले मैंने करके दिखाया था, वो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। वट एवर टेक्निक यू यूज़ यू गेट दी सेम आंसर, लेकिन तुमको सारे टेक्निक्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज़ करने से हम बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, कितना आसान हो जाएगा वो प्रॉब्लम। इसके लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि इस सर्किट को सॉल्व करने का ये रूल है, इस सर्किट को सॉल्व करने का ये रूल है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। एक ही सर्किट को मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत बढ़िया सम्स बनते हैं इस पर, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आता एग्जाम में, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि तुम कितना कॉन्फिडेंट हो ये सारे क्वेश्चंस करने में। तो ये सारे क्वेश्चंस को खुद से करना, खुद से सॉल्व करना, डीपीपी दूंगा वो करना, तो हो जाएगा। इट्स स्टिल लोड नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो ये वाला डिस्कशन यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।